तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि टीसीपी हेडर के बारे में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी क्या करता है, अपना काम खत्म होने के बाद सेगमेंटेशन वगैरह जो भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म होने के बाद टीसीपी क्या करता है, आपके जो ऊपर से डाटा आया है ना, एक बार वो सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके ऊपर वो क्या करता है, एक टीसीपी का हेडर लगा देता है, और लगाने के बाद उसे वो क्या करता है, जो आईपी के पास या फिर आपका नेटवर्क लेयर में जो भी प्रोटोकॉल काम करते हैं उसके पास वो क्या करता है, हैंडओवर करा देता है। लेकिन ये टीसीपी जो आपका हेडर लगाता है ना, ये क्या एक्चुअली उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगाता है, उसी के बारे में अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ये वाला जो इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया ना, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखना एक टेबल जैसा है और इसमें बहुत सारे जो है ना आपके पास फील्ड्स है, ठीक है। और आप देखना ये जो नीचे आपका डेटा है ना, ये डेटा आपका एक्चुअली जो एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होकर डेटा आया था, वो डेटा आपका ग्रीन कलर का फील्ड है, ठीक है। वो ग्रीन कलर का जो फील्ड है वो आपका डेटा ही है जो कि एप्लीकेशन लेयर से जनरेट हुआ था। और बाकी जितने ब्लू का फील्ड दिख रहा है ना आपको, ये सारे टीसीपी हेडर के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे टीसीपी हेडर्स में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जो भी टीसीपी इन्फॉर्मेशन वगैरह अटैच करता है वो सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह है। अरे क्या हो गया इसको भाई, ठीक है। तो बेसिकली हम इस क्लास में आज देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इतने सारे फील्ड्स इसने दिया है, हर एक फील्ड का क्या काम है। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे जितने सारे आपको फील्ड देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये देख लो, ये एक आपके पास एक रो आपको देखने को मिल रहा है, ये एक सेकेंड रो आपको देखने को मिल रहा है, ये एक रो देखने को मिल रहा है, ये एक रो और ये एक रो, आपको 5 रोज देखने को मिलेंगे। अभी के लिए ऑप्शंस के बारे में आप भूल जाओ, ठीक है। ऑप्शंस बाद में हम देखेंगे, मतलब देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी आप देख सकते हो आपके पास टोटल यहाँ पे 5 रो है और हर एक रो का साइज आपका क्या होता है, 32 बीट का होता है, ठीक है। हर एक रो का आपका साइज कितना होता है, 32 बीट्स का। मतलब ये जो रो, टोटल रो के बारे में अगर मैं बात करता हूँ टीसीपी हेडर में, तो ये रो में जितने सारे वैल्यू ये इनपुट करेगा ना, वो टोटल वैल्यू का साइज जो होता है वो 32 बीट से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। 32 बीट या फिर आप ऐसा मान सकते हो 4 बाइट का, ठीक है। 4 बाइट के वैल्यू से ये ज़्यादा नहीं जाएगा। हर एक रो आपका जितने को देखने को मिलेंगे, हर एक रो का साइज आपका 32 बीट का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन का आप यूज नहीं कर रहे हो, किसी वजह से ऑप्शन आपका यूज ही नहीं हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टीसीपी का जो हेडर होता है ना, वो हेडर का साइज आपका 20 बाइट का होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपका जो टीसीपी का हेडर होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट टीसीपी हेडर का साइज क्या होता है, 20 बाइट्स, ठीक है। ये 20 बाइट से किसी भी हाल में ये इससे कम नहीं हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े, आपको कुछ ऑप्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो उस केस में इसका जो वैल्यू है ना, या फिर इसका साइज़ है, ये थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, मतलब 20 से 60 बाइट तक हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 20 का होता है और मैक्सिमम कैन बी 60 बाइट, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो, कोई अगर आपसे सवाल करता है कि टीसीपी हेडर का साइज़ क्या होता है, तो आप बता सकते हो 20 बाइट से लेकर 60 बाइट का साइज होता है। मिनिमम आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मिनिमम होता है वो 20 बाइट का होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज भी होता है। अगर कोई ऑप्शन वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होता है, आपका साइज जो होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 5 रो मैंने आपको बता दिया, ये आपको 5 रो देखने को मिलेंगे। हर एक रो में बहुत सारे आपको फील्ड देखने को मिल रहे हैं। फील्ड मतलब क्या है, ये जो फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे फील्ड इसलिए होते हैं ताकि ये सारे फील्ड में टीसीपी क्या कर पाए, आपके डेटा को देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो फिल कर पाए। मतलब जैसे अगर आपको कोई एक फॉर्म दे रहा है बायोडाटा फिल करने के लिए, उस फॉर्म में आप क्या करते हो, उस बायोडाटा के फील्ड में जो आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे आपका एज हो गया, आपका नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप क्या करते हो, उसे फिल करके उस फॉर्म को दे देते हो। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, टीसीपी के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, हेडर के लिए जो फॉर्मेट आप अभी आपके सामने है, उसमें टीसीपी क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, क्या वैल्यू ऐड नहीं कर सकता है, कितना वैल्यू ऐड कर सकता है, वो भी ऑलरेडी डिफाइन है, कितने तक कर सकता है। उसके बाद टीसीपी का काम होता है, जो आप डेटा एप्लीकेशन लेयर से जनरेट करा रहे हो ना, उस डेटा को देखने के बाद टीसीपी अपना काम जब खत्म करेगा,
तभी क्या करेगा, हर एक फील्ड में अपना इन्फॉर्मेशन लगाता जाएगा। मतलब ये जो सोर्स पोर्ट का एक फील्ड हो गया, ये डेस्टिनेशन पोर्ट का एक फील्ड हो गया, जैसे आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। तो ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने आपको बताया था ना, जब हम वो सेगमेंटेशन वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था टीसीपी रिलायबल क्यों है, रिलायबिलिटी के बारे में हम बात किए थे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में बात कर रहे थे कि सीक्वेंस नंबर कुछ होता है, टीसीपी क्या करता है, कुछ डेटा जो सेगमेंट होता है उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा जाता है, और बाद में जिसको वो मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, वो क्या करता है, सेम सीक्वेंस नंबर को क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर बना के एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देता है, ताकि पता चल जाता है कि हाँ वो पैकेट डिलीवरी हो गया है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना, वो यहाँ पे डाला जाता है। टीसीपी का जो ये है ना, सेकेंड और थर्ड रो है, ये ऑलरेडी फिक्स किया गया है कि एक में सीक्वेंस नंबर लगेगा और दूसरे में आपका क्या लगेगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इसी तरह का कुछ है, टीसीपी के पास इंफॉर्मेशन है जो कि हेडर में फिल करने के लिए, जिसको टीसीपी का काम होता है डेटा देखने के बाद फिल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक के बाद इन इंफॉर्मेशन को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डेफिनेशन के लिए आऊंगा, पोर्ट नंबर इज द ठीक है। तो पोर्ट नंबर बेसिकली आपका क्या होता है, पोर्ट नंबर एक आइडेंटिफिकेशन होता है किसका, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का। जो भी एप्लीकेशन लेयर, जैसे कल हमने कुछ एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में बात किया था, HTTP, HTTPS, हर एक का मैंने पोर्ट नंबर भी लिखा था। तो एक्चुअली पोर्ट नंबर क्या होता है, एक एप्लीकेशन, जितने भी आपके पास एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, हर एक एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के लिए एक पोर्ट नंबर होता है। वो पोर्ट नंबर एक्चुअली उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में। जब वो टीसीपी या फिर यूडीपी को यूज करेंगे ना, तो उस जगह पे कौन से प्रोटोकॉल मेरा एप्लीकेशन लेयर पे यूज हो रहा है, तो उसको जानने के लिए या फिर पहचानने के लिए क्या यूज होता है, आपका वहाँ पे पोर्ट नंबर यूज होता है, जो कि ऑलरेडी आपका बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डिफाइन हुआ होता है। ठीक है। और अगर आप पोर्ट नंबर के बात करोगे तो पोर्ट नंबर के साइज आपका होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो एक पोर्ट नंबर का साइज जो है ना, इसने ऑलरेडी लिखा है 16 बिट का आपके पास सोर्स पोर्ट होता है, 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। आपका ये होता है 16 बिट का। ठीक है, 16 बिट का मतलब आपको पता है, अगर आप डेसिमल वैल्यू में निकालोगे तो ये होता है 2 to the power 16 इक्वल टू 65536। तो आप क्या करोगे, जैसे नेटवर्किंग में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सारे चीज़ आपका 0 से शुरू होता है, तो 0 to 65535 तक होता है। सो इसीलिए आपका जो पोर्ट नंबर होते हैं ना, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर आपका होता है 65535 तक। ठीक है, मतलब आप किसी भी पोर्ट नंबर के, अगर किसी प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर के बात करोगे अगर आप, तो उसमें क्या होगा, ये पोर्ट नंबर का वैल्यू आपका 0 से लेकर 65535 के अंदर ही होता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनमें भी आपके पास पोर्ट नंबर्स दो तरह का होते हैं। आपको दो तरह का पोर्ट नंबर देखने को मिलेंगे। पहले आपके पास आएगा वेल नोन। ठीक है, ये होता है आपका 0 to लेके 1023 तक। उसके बाद आपके पास एक आता है रैंडम, ये 1024 से लेके 65535 तक होता है। यहाँ पे वेल नोन पोर्ट नंबर और दो तरह का आपको पोर्ट नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पोर्ट नंबर टोटल कितने होते हैं, आपका रेंज होता है 0 to 65535, मतलब आपके पास टोटल 65536 पोर्ट नंबर्स होते हैं। उसमें से पोर्ट नंबर भी आपको दो तरह का देखने को मिलेंगे, एक आपके पास होते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर और एक होता है रैंडम। वेल नोन का मतलब ये पोर्ट नंबर जो 0 to लेके 1023 तक है ना, ये ऑलरेडी किसी प्रोटोकॉल के लिए या फिर किसी यूज के लिए ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है, मतलब इनको ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है। जैसे आपने देखा है ना, आप जब बात करते हो HTTP के बारे में, तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या था, 80 था, 0 to लेके 1023 के अंदर आ रहा है।
और अगर आप बात करते हो HTTPS का, तो उसका पोर्ट नंबर 443 था, जो भी वेल नोन पोर्ट नंबर के अंदर ही आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे, जैसे NTP के बारे में मैंने आपको बताया था 123 था, उसका भी आपको SNMP का मैंने 161 162 बताया था, DHCP का 67 68 मैंने बताया था। तो ये सारे प्रोटोकॉल आपका वेल नोन प्रोटोकॉल से, सॉरी वेल नोन पोर्ट नंबर से, जो कि ऑलरेडी किसी प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और बाकी जो रैंडम पोर्ट नंबर्स होते हैं ना, ये रैंडम पोर्ट नंबर आपके यूज के लिए होता है। मतलब आप चाहो तो इन्हें यूज कर सकते हो दूसरा तरीके से। जैसे क्या है कि मेरे पास जो HTTP का सर्विस है ना, मैं उसे, ये बाय डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट पे चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 80 नंबर पोर्ट के साथ चले, क्योंकि हो सकता है कोई, किसी को पता है कि बाय डिफॉल्ट 80 होता है HTTP का, तो उससे मेरा कोई वो नुकसान वगैरह कर सकता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसे कुछ दूसरा पोर्ट नंबर मैं प्राइवेटली यूज करना चाहता हूँ HTTP सर्विस के लिए अपने कंपनी में। तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम पोर्ट नंबर में से एक पोर्ट नंबर में यूज करूँगा। ठीक है, तो ये रैंडम पोर्ट नंबर्स होते हैं। और कुछ हद तक ऐसा भी होता है कि आपका जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ना, आपके डिवाइस, कुछ सोर्स पोर्ट नंबर होते हैं, कुछ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होते हैं। मतलब आपके डिवाइस कभी भी अगर कोई डेटा जनरेट कर रहा है TCP के जरिए, तो कुछ प्रोटोकॉल के लिए उसका सोर्स पोर्ट नंबर डिवाइस क्या करता है, कुछ रैंडम पोर्ट नंबर खुद के लिए यूज कर लेता है। आगे जब आप कुछ प्रोटोकॉल के बारे में जानोगे तो अभी आपको भी पता चलेगा बहुत कुछ आगे धीरे धीरे। और क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, आपका एग्जैक्टली जिस सर्विस के लिए ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रैंडम पोर्ट नंबर्स यूज किए जाते हैं। और वेल नोन जो होते हैं, ये ऑलरेडी आपके किसी प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं ऑलरेडी यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज आपको देखने को मिला था। एक आपके पास था सोर्स पोर्ट नंबर, ये क्या होता है, ठीक है, ये पोर्ट नंबर आपका क्या होता है। मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक डिवाइस है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप एक वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो, मतलब कोई सर्विस आप क्या कर रहे हो, किसी वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हो HTTP यूज करके। तो आपको पता है HTTP को अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो आपका क्या होता है, जैसे आपके पास होता है ना, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या फिर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, डेस्टिनेशन मेरा आप हो, आपका नाम जो है वो मैं डेस्टिनेशन IP की तरह यूज करता हूँ कि मुझे जो चीज़ देना है वो आप तक पहुँच जाए। लेकिन अगर किसी सर्विस रिलेटेड पे बात करता हूँ ना, जैसे है कि अगर पढ़ाई के चीज़ कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ, या फिर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे मेडिसिन स्टोर वगैरह में आप जाते हो, तो मेडिसिन स्टोर स्पेशली क्या होता है, उसमें भी एक बंदा होता है जिसका नाम होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, मेडिसिन के जो चीज़ है ना, आप जो भी रिक्वेस्ट उसे भेजोगे या फिर कुछ भी आप उसे पूछ रहे हो मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, उसका जवाब करता है। तो मतलब वो क्या करता है, वो एक सर्विस को यूज कर रहा है, या फिर एक सर्विस वो चला रहा है, या फिर कुछ सर्विस दे रहा है आपको। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, आप ऐसा मान सकते हो कि जो पोर्ट नंबर है वो एक तरह का मेडिसिन टाइप का सर्विस, जो मेडिसिन बेचने का काम है ना, वो उसका काम को डिफाइन कर रहा है। और कौन बेच रहा है आपको, वो आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस, या फिर IP एड्रेस आप मान सकते हो, जो बंदा बैठ के बेच रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये डिवाइस किसी वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, मान लो ये 8.8.8.8 का IP था, तो ये अभी क्या करेगा, HTTP का रिक्वेस्ट जब भेजेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, 8.8.8.8 पे इसे क्या करना पड़ेगा, अभी 80 पोर्ट के साथ एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, 8.8.8.8 पे इसे क्या करना पड़ेगा, 80 पोर्ट के साथ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। क्यों 80 पोर्ट के साथ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना चाहता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, इसे थोड़ा और इजीली मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। क्या होता है आपका, आप मान लो आपका नाम राम है, ठीक है, मैं आपसे कुछ सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो आपके पास मल्टीपल सर्विसेज है। जैसा आपने देखा है ना, आपके पास बहुत सारे दुकानदार मिलते हैं, ग्रोसरी दुकान वगैरह मिलते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक चीज़ें भी आपको मिल जाता है, ग्रोसरी वाले चीज़ें भी मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो एक जगह पर मिला लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलते हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वाला ग्रोसरी दे दो, आप ऐसा नहीं बोलते हो ना। आप क्या बोलते हो, मुझे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स दे दो। अगर आपको कॉस्मेटिक वाला चीज़ चाहिए, आप ऐसा नहीं बोलते हो कि खाना पकाने के लिए मुझे कोई ईयररिंग दे दो, ऐसा आप नहीं पूछते हो ना। आप क्या बोलते हो,
मुझे पहनने के लिए अच्छा लगने के लिए एक ईयररिंग दे दो। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए उसे रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। और थोड़ा आसान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके पास कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे केबल टीवी ऑपरेटर वगैरह आपके पास है। तो अब मान लो वो केबल टीवी ऑपरेटर आपका ऑर्टेल था, ठीक है, ये कंपनी है जो आपको वहाँ पे क्या करता था, ये आपको टीवी के सर्विस भी दे रहा है, आपको इंटरनेट भी दे रहा है, मान लो और भी ये सर्विस दे रहा है आपको, लैंडलाइन जो होता है ना, वो लैंडलाइन की सर्विस भी आपको दे रहा है। तो अभी इसके पास अगर आप जा रहे हो ना किसी सर्विस को लेने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन से सर्विस आपको लेना है, आपको रिक्वेस्ट उसी सर्विस के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपने जो नेटवर्किंग है ना, उसमें क्या है, आपका एक आईपी एड्रेस जो होता है ना, उस आईपी एड्रेस या फिर एक सर्वर पे आप मल्टीपल चीज़ें भी चला सकते हो। जैसे ये एक मेरे पास सर्वर पड़ा है, तो इसे मैं डीएनएस सर्वर भी बना सकता हूँ, एचटीटीपी का भी सर्विस सर्वर में बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे डीएचसीपी सर्वर के लिए भी बना सकता हूँ, मल्टीपल सर्विसेज में इसके ऊपर चला सकता हूँ। लेकिन जब मुझे मेरे डिवाइस को जब ज़रूरत पड़ेगा, तो ऐसा नहीं ना कि मेरे डिवाइस को वेब पेज एक्सेस करने के लिए डीएचसीपी का एक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं है ना। मेरे डिवाइस को अगर वेब पेज एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट किसके लिए भेजेगा, जो एचटीटीपी वाला सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल होगा ना, उसी के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, हर एक सर्विस के लिए जो पोर्ट होता है ना, उसी पोर्ट के लिए आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हालांकि जिस एप्लीकेशन के जरिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका रिक्वेस्ट क्या होता है, उसी एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर पे चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आप दे रहे हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपका पोर्ट नंबर 80 के साथ आपका रिक्वेस्ट जा रहा है। तभी ये सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तब ये क्या समझता है कि मेरे पास अगर 80 के लिए रिक्वेस्ट आया है, तो क्या है, ये एचटीटीपी सर्वर के लिए कुछ सर्विस एक्सेस करना चाहता है ये यूजर, तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है। तो इसमें आपको दो चीज़ होता है, एक आपके पास होता है सोर्स पोर्ट, एक आपके पास होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। तो बेसिकली क्या होता है, आप जब सर्विस कोई जनरेट करने की रिक्वेस्ट करते हो ना, जैसे आपने एचटीटीपी के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, तो आप जब किसी सर्विस रिक्वेस्ट करोगे एचटीटीपी के लिए, तो आपके पास भी खुद एक सोर्स पोर्ट होना चाहिए, जो आप अपने डिवाइस को असाइन कर लोगे एक पोर्ट के साथ। या फिर आप आगे जब हम जाएंगे ना, मैं थोड़ा ये एक्चुअली क्या होता है, आपको टीसीबी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप आसान से थोड़ा समझो, ये डिवाइस जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना, तो वो क्या करेगा, एचटीटीपी सर्विस के लिए ये डिवाइस भी खुद एक पोर्ट जनरेट कर लेगा अपने डिवाइस को, या फिर आप ऐसा समझ लो कि खुद को एक पोर्ट के साथ ये असाइन कर लेगा। किस सर्विस के लिए, एचटीटीपी सर्विस के लिए। तभी क्या होगा, आपके डिवाइस, अगर आपका डिवाइस जो है अगर रिक्वेस्ट ऐसा कर रहा है, मतलब 8.8 आईपी के लिए 80 पोर्ट के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी कुछ रेस्पॉन्स करेगा ना। लेकिन ये रेस्पॉन्स तो 80 पोर्ट के लिए नहीं करेगा, क्योंकि 80 पोर्ट के लिए सर्विस तो इसके पास है ना, ये खुद के पास तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा ना। तो अभी ये क्या करेगा, ये डिवाइस जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा, अपने लिए एक सोर्स पोर्ट, मान लो एक रैंडम पोर्ट ये उठा लेगा, मान लो 1 2 3 4 इसने ले लिया। ये जब भी रिप्लाई करेगा ना, ये अभी डेस्टिनेशन को क्या करेगा, ये डिवाइस का आईपी और 1 2 3 4 पोर्ट के साथ ये क्या करेगा, ये जो सर्वर आपका है ना, वो रिप्लाई कर लेता है। इससे में और अगर रियल टाइम में जो होता है ना, उसको अगर थोड़ा आपको डिफिकल्टी लग सकता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आप मान लो ये आपके पास एक सर्वर है और आपका ये पीसी है, ये सर्वर का आईपी है 8.8 और आपका जो आईपी है 10.1 है। आप अभी क्या करते हो, आपको चाहिए मीन्स इस सर्वर में कोई वेब पेज पड़ा है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो अभी आप क्या करोगे, एचटीटीपी वाला आप रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करोगे। अभी आपका डिवाइस क्या करता है, आपको पता है, अगर आपके डिवाइस वेब में कोई सर्विस एक्सेस करना चाहेगा तो उसे क्या यूज करना पड़ेगा, एचटीटीपी के लिए आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका डिवाइस क्या करता है, एक कनेक्शन जो होता है ना, ओरिएंटेड होता है ना टीसीपी, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। एक बार ये सीन पैकेट दे देगा, ये सीन +1 दे देगा, फिर ये 1 दे देगा, उसके बाद आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ना, तो आपके पास एक टीसीबी बन जाता है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक। ये कैसे होता है, जब आपका सीन पैकेट ये डिवाइस भेजने की कोशिश करता है ना, तो उसमें वो क्या करता है, इसमें आईपी का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, आपको पता है कि सोर्स आईपी और एक डेस्टिनेशन आईपी होता है। सोर्स आईपी आप खुद होते हो और डेस्टिनेशन आईपी जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। अभी उसी तरह आपका क्या होता है, टीसीपी में भी आपने देखा है, यहाँ पे आपको दो चीज होता है, एक सोर्स पोर्ट होता है, एक डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ठीक है। अभी डेस्टिनेशन पोर्ट एक्चुअल में आपका जिस सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका पोर्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है ना, ये एक्चुअली आपका 80 होगा, क्योंकि आप एचटीटीपी एक्सेस करने की कोशिश करते हो। और सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, ये डिवाइस, ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक में ना,
ये क्या करेगा, खुद को एक पोर्ट नंबर के साथ असाइन कर लेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एक आपका कोई भी पोर्ट नंबर होगा, एक रैंडमली। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेता हूँ, क्योंकि रैंडम पोर्ट नंबर आपका 1 0 2 3 के बाद होता है। तो अभी क्या होगा, आपका एक ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे 10.1 आईपी पोर्ट नंबर यूज कर रहा है 1 2 3 4। कनेक्शन किसके साथ एस्टेब्लिश हुआ, 8.8 के साथ, और पोर्ट नंबर है 80। इस तरह का आपका एक ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक बन जाएगा। जब तक ये कनेक्शन टर्मिनेट ना हो तब तक ये जो है ना, ये कनेक्शन आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये कनेक्शन पड़ा रहेगा। ठीक है, तभी क्या होगा, ये डिवाइस इसके पास ऑलरेडी 80 वाला सर्विस जो है ना, 80 पोर्ट के साथ ऑलरेडी HTTP एनेबल है, इसलिए 80 नंबर पोर्ट में कोई भी रिक्वेस्ट आएगा ना तो वो उसे समझ लेगा। लेकिन ये डिवाइस जब भी रिप्लाई करेगा, इसको भी समझना चाहिए ना कि मेरे को किस चीज़ के लिए रिप्लाई आ रहा है। तो भी ये डिवाइस क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट रिप्लाई करेगा उसके रिक्वेस्ट को, आईपी तो ये यही वाला डेस्टिनेशन करा देगा और पोर्ट नंबर इसी के साथ जाएगा, और ये पोर्ट नंबर ये जब रिप्लाई करेगा इसी पोर्ट नंबर पे रिप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसने सोर्स यही पोर्ट नंबर के साथ यूज किया है। और ये डिवाइस के पास जब उसके रिप्लाई आ जाएगा ना, तो ये डिवाइस क्या करेगा, उससे जो पोर्ट नंबर 1 2 3 4 है देख लेगा। देखने के बाद क्या करेगा, अपने ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक में चेक कर लेगा कि ये जो 1 2 3 4 पोर्ट नंबर है ये किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि ये कोई फिक्स वाला सर्विस नहीं है ना, रैंडम वाला है, तो किस लिए यूज किया गया है। तो यहाँ से उसे पता चल जाएगा कि वेब पेज के लिए जिसने रिक्वेस्ट किया था ना, मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा था उसके लिए मैंने ये कनेक्शन बना के रखा था ये पोर्ट नंबर के साथ। तो उसे समझ में आ जाएगा कि HTTP का जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था ना आगे, ये इसका रिप्लाई है। थोड़ा बस आसान से, बस मेरा कहने का मतलब यही है, आपके पास पोर्ट नंबर 2 होते हैं, एक आपके पास सोर्स पोर्ट नंबर होता है, एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होता है, आपके डिवाइस क्या करता है, जब भी कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है खुद को भी एक पोर्ट नंबर के साथ असाइन कर लेता है, या फिर TCP का जो हेडर है ना उसमें वो क्या करता है, खुद को जो पोर्ट नंबर के साथ असाइन करता है उसी सोर्स पोर्ट नंबर को ये वाले सोर्स पोर्ट में वो लगा देता है। ठीक है, उसी पोर्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं, सोर्स पोर्ट नंबर। और एक आपके पास होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका बेसिकली एक सर्विस के लिए जो पोर्ट नंबर होता है, जिस सर्विस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपने लैपटॉप में बैठे हो और आपके पास google.com का सर्वर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका लैपटॉप आपके खुद के लैपटॉप या फिर खुद के डिवाइस को एक रैंडम पोर्ट नंबर में असाइन कर लेगा, जो कि आपके लिए सोर्स पोर्ट नंबर बन जाएगा। और गूगल का पोर्ट नंबर जो आप वेब एक्सेस करना चाहते हो, इसलिए आप क्या करोगे, वेब सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करोगे, तो 80 आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका हो जाएगा। मैं आपके आईपी को 10.1 ले लेता हूँ और गूगल का आईपी को 8.8 ले लेता हूँ। ये सोर्स आईपी हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन आईपी हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका सोर्स पोर्ट नंबर जो है ना, ये आपका रैंडम हो जाएगा और डेस्टिनेशन आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि आप HTTP एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ये आपने भेजा। फिर गूगल जब रिप्लाई करेगा वो क्या करेगा, सोर्स पोर्ट नंबर 80 कर देगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1 2 3 पर कर लेगा, सोर्स को 8.8 करा देगा और डेस्टिनेशन को 10.1 करा देगा। वो चेंज कर लेगा। क्यों, सोर्स का मतलब आपका यही होता है जो भेज रहा है पैकेट या फिर डेटा जो भेज रहा है, और डेस्टिनेशन जिसको भेज रहा है। तो इस टाइम में सोर्स आपका 10.1 आपका खुद का आईपी था ये वाला, और डेस्टिनेशन था गूगल का, क्योंकि आप खुद भेज रहे थे और गूगल को आप भेज रहे थे। अभी इस टाइम पे क्या हुआ, गूगल ने खुद सोर्स बन गया, इसलिए वो सोर्स आईपी 8.8 रख लिया और डेस्टिनेशन आईपी उसने 10.1 रख लिया, इसीलिए क्योंकि वो पैकेट आपके पास भेज रहा है। सेम चीज आपका पोर्ट नंबर के लिए भी वो कर रहा है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही ये पहचान में आते हैं। जब भी किसी प्रोटोकॉल के मैं पोर्ट नंबर के बारे में बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा कि ये सर्विस मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, TCP या UDP के अंदर मैं किसी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपका सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर है। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका 32 बिट का ही होता है। ठीक है,
32 बिट मतलब आपका ये साइज जो है ना, आप 2 टू द पावर 32 कर लेना, तो कितने तक आपका हो सकता है, 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू तक ये आ सकता है। ये सीक्वेंस नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, जब हम रिलायबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपका क्या होता है, डिवाइस जब भी टीसीपी को यूज करके कोई डेटा वगैरह भेज रहा है ना, तो उस केस में ये क्या करता है, उस सेगमेंट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेज देता है, ताकि ये हेल्पफुल रहे कहाँ पे, जहाँ पे आपका डेटा रिसीव हो रहा है ना, तो उसके पास कोई पैकेट मेरा मिस हो या मिस ना हो, इसके लिए ये क्या होता है, आपका रेस्पॉन्सिबल रहता है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपका सेम होता है, ये भी आपका वही 32 बिट का होता है। ये बेसिकली ये भी एक नंबर होता है। ये क्या होता है, आपके पास अगर कोई सीक्वेंस से कोई मैसेज आ रहा है, जो डिवाइस उस सीक्वेंस नंबर के साथ एक मैसेज को रिसीव करता है, वो क्या करता है, वो मैसेज डिलीवरी हो गया उसका एक रिपोर्ट देता है उसी सेम सीक्वेंस नंबर के एक सेम सीक्वेंस नंबर के एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बना के एक मैसेज भेज के, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज बोलते हैं। ये भी उसी के लिए आपका काम में आता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपका डेटा ट्रांसफर को। उसके बाद फोर्थ वाले रो पे हम देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास है ठीक है, ये हेडर लेंथ है आपके पास, इसका साइज आपका है 4 बिट्स का। 4 बिट्स मतलब आपको पता है 2 टू द पावर 4 अगर हम कर लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 0 टू लेके 15 तक इसका वैल्यू हो सकता है। ये हेडर लेंथ एक्चुअली आपका क्या डिफाइन करता है, ये जो आपका पूरा हेडर है ना, ये जो हेडर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का जितना पार्ट आपके पास हो गया, ये पूरा हेडर, ये टोटल हेडर का साइज अभी कितना है, इसका टोटल लेंथ जो है ये कितना है, ये बताता है ये। ठीक है, मतलब आप मान लो यहाँ पे मैंने सोर्स पोर्ट एक यूज कर लिया, डेस्टिनेशन पोर्ट यूज कर लिया, सीक्वेंस नंबर तो ये यूज कर लिया, इनमें से भी कुछ फील्ड मैंने यूज कर लिया, इनमें से भी कुछ कर लिया, ऑप्शन में भी मैंने कुछ ऐड कर लिया या नहीं किया। उसके बाद ये क्या करता है, आपका हेडर टोटल जितने भी बिट्स आपने वैल्यू यूज किया है ना, मतलब कितना हेडर का साइज आपका बन गया, वो साइज को वो कैलकुलेट कर लेता है और उसका जितना भी वैल्यू होता है यहाँ पे पुट कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई ऑप्शन फील्ड ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आपका हेडर का जो साइज होता है वो 20 बाइट्स का होता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, 20 बाइट लिख लेता है। ठीक है, ताकि आपको पता चले जो टोटल हेडर का लेंथ था ना, वो आपका 20 बाइट का है। ये होता है आपका, इसका छोटा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो हेडर लेंथ के बारे में बता रहा हूँ ना, तो मैंने लिखा टोटल लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर ओनली। इसमें आप डेटा को काउंट मत करना, इसको काउंट मत करना। ठीक है, और इसके बाद आपके पास कुछ फील्ड है, जैसे आपके रिजर्व के लिए कुछ बिट्स है। रिजर्व बिट आपके पास 6 बिट्स है, ये रिजर्व करके रखा गया है आगे कुछ यूज करने के लिए। हालांकि इसमें भी आपका कुछ बिट्स 3 बिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। ठीक है, इनमें से भी आपका 3 बिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, जो कि फ्लैग की तरह आपका यूज हो रहे हैं। तो उसके बाद आपके कुछ फ्लैग्स है यहाँ पे टीसीपी में। आपका अभी के लिए मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 6 फ्लैग के बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ यूसेज के लिए 9 फ्लैग अभी हो चुके हैं। ये भी आपके पास 6 बिट्स का होता है। 6 बिट मतलब आपके पास टोटल 6 ही फ्लैग है। ठीक है, तो ये जो 6 फ्लैग है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम टीसीपी 3वे हैंडशेक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो तभी मैंने आपको बताया था टीसीपी सबसे पहले क्या करता है, आपका एक सीन पैकेट भेजता है, उसके बाद सीन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसके बाद आपका क्या होता है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद आपको ऐसा पता चलता है। तो ये जो सीन एक ये सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये सब आपके एक एक फ्लैग होते हैं। मतलब जिस मैसेज के अंदर आपको सीन देखने को मिलेगा, मतलब डिवाइस आपका क्या करता है, जो फ्लैग्स होते हैं ना, ये जो टीसीपी हेडर होता है उसमें एक फ्लैग्स वाला फील्ड है। ठीक है, उस फील्ड में आपके पास 6 फ्लैग्स होते हैं, 6 फ्लैग के लिए फील्ड होता है। तो इसमें मान लो ये क्या करता है, सीन फ्लैग को अगर ऑन कर लेता है, मतलब सीन फ्लैग का वैल्यू अगर वो 1 कर लेता है ना, तो उस केस में उस मैसेज को आपको वो जो मैसेज है ना, उसे आप क्या बोलते हो, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज है।
अगर वहाँ पे एक वाले फ्लैग को वो ऑन कर लेता है ना, तो उसका मतलब इसे क्या बोला जाता है, ये एक एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज है। ठीक है, तो बस मैसेज वही सेम होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो फ्लैग्स होते हैं ना, फ्लैग्स का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपके पास टीसीपी में टोटल 6 फ्लैग है। सबसे पहले आपके पास एक फ्लैग होता है सीन वाला। अगर आपका सीन फ्लैग ऑन है, मतलब ये फ्लैग का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, 0 या फिर 1। अगर 0 है किसी फ्लैग का वैल्यू, तो इसका मतलब ये फ्लैग आपका यूज नहीं हो रहा है और ये फ्लैग आपका ऑन नहीं है। अगर किसी फ्लैग का वैल्यू आपका 1 है, तो इसका मतलब ये फ्लैग जो है इस मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऐसा समझोगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी मैसेज के अंदर आपको अगर सीन फ्लैग मिलता है, सीन फ्लैग का वैल्यू अगर 1 मिलता है, तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, इट इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। और ये सीन फ्लैग तभी हम ऑन करते हैं जब हम किसी कनेक्शन एस्टेब्लिश वगैरह या फिर किसी टीसीपी बेस्ड काम को ना शुरू करने जाते हैं। जैसे आपका 3 वे हैंडशेक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए शुरू होता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेज देता है। सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजता है मतलब सीन फ्लैग को ऑन करके आपका डिवाइस सबसे पहले एक मैसेज भेज देता है, ताकि वो क्या चाहता है कि ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है। तो कभी भी टीसीपी में क्या होता है, जब भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात आता है, तो सबसे पहले आपका एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजी जाती है और ये फ्लैग उसमें यूज आता है। उसके बाद और एक आपके पास फ्लैग होता है एक वाला, या फिर आप उसे मान सकते हो एक्नॉलेजमेंट। तो ये फ्लैग अगर कहीं पे आपको दिख गया ना ऑन, मतलब 1 वैल्यू के साथ आपको मिला, तो इसका मतलब ये एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। ठीक है, किसी मैसेज के अंदर अगर आपको एक वाला फ्लैग देखने को मिला, तो उसका मतलब आपका क्या होता है, ये एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टीसीपी में कोई भी मैसेज सबसे पहले आपके पास आया है ना, उसका क्या होता है, सबसे पहले आपका एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज चला जाता है कि ये वाला जो लास्ट मैसेज मेरे पास आया था, यह सक्सेसफुली मेरे पास डिलीवर हो गया। जिसने मुझे भेजा था उसे कंफर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देते हैं। तो उस मैसेज के लिए बेसिकली आपका क्या होता है, ये वाला जो फ्लैग होता है ना, एक वाला, ये फ्लैग यूज होता है। उसके बाद आपके पास एक जनरल होता है फिन वाला फ्लैग, या फिर आप फिनिश मान सकते हो इसे। ठीक है, फिनिश का मतलब क्या है, जब भी हम किसी काम को टीसीपी में बंद करना चाहते हैं या फिर हमारा काम हो गया, हम उसे क्लोज करना चाहते हैं किसी भी कनेक्शन को, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक फिन वाला मैसेज भेजना पड़ता है। मतलब फिन फ्लैग को ऑन करके एक मैसेज भेजना पड़ता है कि हम ये काम को या फिर ये कनेक्शन को अभी बंद करना चाहते हैं। तो उस केस में आपका फिन फ्लैग का यूज आता है। और फिनिश आपका कब होता है, जब आपका काम डेटा ट्रांसफर वगैरह सक्सेस हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ कि डेटा ट्रांसफर आपका सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, कनेक्शन टर्मिनेट के लिए इस फ्लैग को यूज करते हो, आप फिन मैसेज एक भेज देते हो। उसके बाद ये जनरली आपको पता है, ये 3 फ्लैग के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बहुत हम फेमिलियर थे। अभी है हमारे पास है आरएसटी फ्लैग या फिर रीसेट। ठीक है, तो आप देख लो, ये रीसेट को थोड़ा समझने की कोशिश करो, 2 लाइन में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको टीसीपी 3 वे हैंडशेक के बारे में बताया। तो 3 वे हैंडशेक में आपका बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप ना यहाँ से आप बैठे हो, एक सर्वर पड़ा है 8.8 का, इसमें आप क्या 80 का सर्विस अभी चल रहा है। ठीक है, आप मान लो 80 का सर्विस इसमें नहीं चला है, मतलब ये वेब सर्वर नहीं है। ये जो सर्वर है आपका, ये डीएनएस का सर्वर है, 53 पोर्ट नंबर के साथ ये चल रहा है। ठीक है, और आपको नहीं पता, आपका आईपी है 10.1, आपको नहीं पता कि ये जो सर्वर है ना, ये किस तरह का सर्वर है। आपको इसका आईपी पता है, और आप ये आईपी को क्या कर रहे हो, अपने ब्राउजर में उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हो अभी। ठीक है, तो आप ब्राउजर में ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्राउजर आपका डायरेक्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वेब पेज वगैरह ये आईपी वहाँ पे डाल लेते हो, तो ये आपका क्या करता है, सबसे पहले जो डिफॉल्ट होता है ना पोर्ट नंबर आपका HTTP के लिए, तो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो आपका डिवाइस अभी क्या करेगा, HTTP सर्विस के लिए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक सीन पैकेट दे देगा, और सीन पैकेट में आपका क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर तो आपका रैंडम पोर्ट नंबर जो भी 1 2 3 4 आपका जो है, और डेस्टिनेशन आपका 80 के लिए हो जाएगा।
उसके बाद आपका आईपी, जो आईपी हेडर की बात आता है ना, तब आपका आईपी आपका 10.1 सोर्स आईपी हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी 8.8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना चाहिए, आप 8.8 को एक्सेस करना चाहते हो किस सर्विस के लिए, किसी वेब पेज एक्सेस के लिए या फिर वेब सर्विसेज के लिए। तो अभी देखो ये वाला पैकेट अगर इसके पास आ गया, ये क्या करता है, ये डिवाइस अभी क्या करेगा, सबसे पहले तो आईपी को चेक कर लेगा कि ये आईपी मेरा है कि नहीं है। ये डिवाइस देखेगा कि 8.8 वाला आईपी के लिए रिक्वेस्ट आया और 8.8 मैं खुद हूँ, तो वो कहेगा हाँ ठीक है ये मेरे लिए है। उसके बाद वो क्या करता है, आपको पता है मैंने आपको बताया था डिकैप्सुलेशन, एक के बाद एक। जैसे जब भी आप पैकेट जनरेट करते हो तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, एप्लीकेशन के बाद आपका पहले ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, नेटवर्क लेयर का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिकैप्सुलेशन होगा क्योंकि ये डाटा रिसीव कर रहा है 8.8 वाला, तो वो क्या करता है, नीचे से जाएगा, तो नीचे से सबसे पहले इसके पास डाटा लिंक लेयर के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क लेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आईपी चेक कर लेगा, आईपी चेक होने के बाद देखा कि हाँ मेरा आईपी है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये देखेगा पोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, पोर्ट नंबर में इसने देखा कि 80 के लिए रिक्वेस्ट आया है, और ये क्या करता है, जो टीसीबी मैंने आपको बताया ना, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक को चेक करेगा कि 80 के लिए मेरे पास कोई सर्विस है क्या, और देखेगा कि इसके पास 80 के लिए कोई सर्विस है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डीएनएस है ना बोले, और ये डीएनएस मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक में इसे मिलेगा 53 के लिए इसके पास सर्विस है। तो वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट मना कर देगा ना, क्योंकि अगर मैं आपके पास जा रहा हूँ, आपके पास ग्रोसरी का दुकान है और मैं आपके पास कोई ऐसा कॉस्मेटिक वगैरह कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मैं आपसे जाके अगर पूछता हूँ भैया कोई ईयररिंग है क्या, तो आप क्या बताओगे, नहीं नहीं भाई मैं नहीं बेचता हूँ, आप डायरेक्ट मना कर दोगे। तो यहाँ पे भी ऐसा सेम ही चीज़ होगा। आप क्या कर रहे हो, वेब सर्विस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो 8.8 से, और 8.8 के पास वेब सर्विस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये जो सीन पैकेट आपके पास आया था ना, 3 हैंडशेक में क्या होता है, नेक्स्ट मैसेज सिन प्लस 1 करके भेजता था ताकि सर्विस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अभी वो सिन प्लस 1 नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा, एक रीसेट मैसेज भेज देगा, रीसेट फ्लैग करके। क्यों, इसीलिए क्योंकि वो सर्विस इसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी ये रीसेट मैसेज जब इसके पास आ जाएगा ना, ये अभी क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा, कनेक्शन वहीं पे बंद कर लेगा, कनेक्शन को टर्मिनेट कर लेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो रीसेट फ्लैग होता है ना, ये रीसेट फ्लैग तभी आपका जनरेट होता है जब आपके पास कोई सर्विस एनेबल नहीं हो और आपके पास वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तभी क्या होता है, आपको रीसेट मैसेज भेजना पड़ता है कि मैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना नहीं चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सर्विस नहीं है, आप जो सर्विस के लिए मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सर्विस नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो आपका रीसेट फ्लैग इसी जगह पे यूज होता है, और इसे आप रीसेट मैसेज भी बोल सकते हो। और इसके बाद भी आपके पास और 2 फ्लैग्स होते हैं, एक आपके पास PSH या फिर पुश फ्लैग आप मान सकते हो। इसे थोड़ा समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, ये डिवाइस में आपके पास NIC है, ये एक पोर्ट है आपके पास, इस पोर्ट के लिए कुछ बफर मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपके पास डेटा आ रहा है ना, ये आपके पास एक वायर कनेक्ट है, इसमें डेटा आपका ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर ये जब यहाँ पे रिसीव हो जाता है डेटा लिंक लेयर में ना, ये सबसे पहले ये क्या होता है, फिजिकल लेयर में जब रिसीव हो जाता है ना, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका कन्वर्ट हो जाता है बीट्स में, और आपका डेटा ऐसा हो जाता है, ये एक बीट हो गया, ये एक ऐसे लाइन में लग जाते हैं, एक बाय एक बीट। तो सबसे पहले ये जो बीट्स होते हैं ना, ये आपका फिजिकल लेयर में क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल से कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहले ये जो बफर मेमोरी होता है ना, इसमें स्टोर हो जाते हैं। फिर बफर से आपका डेटा जो होता है ना, वो प्रोसेस किया जाता है आगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो बफर मेमोरी में आपका डेटा प्रोसेस होता है, फिर आपका डिवाइस चेक करता है उसमें इंफॉर्मेशन और धीरे धीरे उसे प्रोसेस करता रहता है। लेकिन अगर किसी बीट या किसी मैसेज के साथ आपका पुश वाला फ्लैग लग के आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, आपके डिवाइस में रिसीव होते ही वो उसे बफर में स्टोर ना करके डायरेक्ट प्रोसेसर को दे देगा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अगर उसके पास पुश फ्लैग लग के या फिर पुश वाला मैसेज सेट होके आ रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, आपके डिवाइस बफर में स्टोर इसे नहीं करेगा और इसे डायरेक्ट प्रोसेसर को दे देगा। मान लो ये आपके पास कुछ बीट्स आ रहे थे, इस बीट में ये वाला जो मैसेज था ना, इसमें क्या था, आपका पुश वाला फ्लैग ऑन था, तो ये जो मैसेज है ये तो आपका यहाँ पे स्टोर होंगे और आगे जाएंगे धीरे धीरे प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए।
लेकिन ये वाला जो पैकेट आपका है ना, ये सडनली आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोसेसर के पास भेज दिया जाएगा, बफर में उसे लाइन में रखा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास होते हैं ना कि आप मान लो आप कहीं पे लाइन पे खड़े हो, ठीक है, तो आप मेडिसिन स्टोर पे मान लो 15-20 लोग आप लाइन पे खड़े हो, लेकिन कोई वीआईपी पर्सन अगर आ गया तो उसमें क्या होता है, उसे सडनली ले लिया जाता है कि आप अंदर चलो, आप लाइन में खड़े मत रहो, आप अंदर चलो और अपना काम कर लो। इसी तरह का यहाँ पे भी होता है, किसी मैसेज के साथ अगर पुश फ्लैग ऑन है ना, तो उसे बफर मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसे क्या किया जाता है, प्रोसेसर के पास दे दिया जाता है कि ये डेटा को आप प्रोसेस कर लो। और आपके पास एक होता है अर्जेंट वाला, ठीक है। तो ये जो अर्जेंट फ्लैग है ना, ये भी आपका उसी पुश के तरह ही होता है, मतलब ये थोड़ा उससे आप ऐसा समझ सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट में ले आता हूँ। ये एक आपके पास पोर्ट है और बहुत सारे आपके पास बीट्स जो है ना लाइन पे ऑलरेडी है। तो ये क्या होता है, मान लो ये वाला मैसेज के पास आपका अर्जेंट वाला फ्लैग ऑन है, तो इसे क्या किया जाता है, सबसे पहले लाइन में ले लिया जाता है। जैसे आपने देखा है ना कि ट्रैफिक के पास आपने देखा होगा, आप खड़े हो तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रायोरिटाइज जैसे चीज़ होता है ना। मान लो कोई एम्बुलेंस आपके पास आ रहा है, तो आप खड़े हो, आपको रोक दिया जाता है और उस एम्बुलेंस को सबसे पहले जाने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी मैसेज के साथ अगर अर्जेंट फ्लैग है ना, तो उसको इसी तरह बिहेव किया जाता है। सारे पैकेट जो भी प्रोसेस हो रहे थे ना, उस प्रोसेस को रोक कर क्या किया जाता है, अर्जेंट वाला जो मैसेज है ना, उसे आगे दे दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, अगर किसी मैसेज के साथ जो अर्जेंट वाला फ्लैग अगर ऑन होके आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास टोटल 6 ही फ्लैग है। सबसे पहले मैं और एक बार छोटा सा रिवाइज आपको करा देता हूँ। एक सीन वाला फ्लैग है जिसे आप सिंक्रोनाइजेशन बोलते हो, मतलब कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सीन वाला फ्लैग के साथ मैसेज भेजना पड़ता है। दूसरे होता है एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी में आपको पता है, किसी भी मैसेज अगर आपके पास टीसीपी के जरिए रिसीव हो रहा है तो उसका सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। उसके लिए आपको जो एक वाला फ्लैग है ना, उसे ऑन करना पड़ता है। तीसरे आपके पास होता है फिनिश के लिए। अगर आपको कनेक्शन बंद करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक फिनिश वाला फ्लैग को ऑन करके मैसेज भेजना पड़ता है। रीसेट होता है, अगर आपके पास कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है और आपके पास उस सर्विस आपके पास चालू नहीं है वो सर्विस, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, रीसेट वाला मैसेज भेजना पड़ता है। पुश वाला आपका ऐसा होता है कि आपका डेटा जब भी आता है, आपके इंटरफेस में कुछ बफर मेमोरी होता है, सबसे पहले उस बफर मेमोरी में बिट्स को स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से आपके बिट्स धीरे धीरे भेजा जाता है कहाँ पे, प्रोसेसर के पास प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर किसी बिट या फिर किसी मैसेज के साथ आपका पुश वाला फ्लैग ऑन है, तो उस केस में बफर मेमोरी में आपका स्टोर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली भेज दिया जाएगा प्रोसेस करने के लिए। और अर्जेंट फ्लैग अगर किसी के साथ आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो बीट्स आपका लाइन में लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें से अर्जेंट फ्लैग वाले को सबसे पहले ले लिया जाता है निकाल के प्रोसेस करने के लिए। तो ये थे टीसीपी में आपका 6 फ्लैग। अगर आप और 3 फ्लैग के बारे में पढ़ना चाहोगे तो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप ये 6 फ्लैग को थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, अच्छी तरह से समझ लो। हालांकि और 3 फ्लैग जो है ना उनका सॉरी हाँ पढ़े I know. You want right now? Okay. Just a second. What happened? Any new project? No, today he called me. He's asking me, Git say, do you have any document? हाँ, ये जो ना Maybe Karthik at Rockstar. ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो अर्जेंट फ्लैग आपका ये होता है। ये 6 फ्लैग के बारे में आप थोड़ा अच्छे तरह से समझ लेना और थोड़ा याद रख लेना, ताकि आपको कहीं पे भी अगर कोई ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत पड़े ना, तो उस केस में अगर ये वाला फ्लैग आपको दिख जाए तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। तो टोटल आपके पास टीसीपी में जो है 6 फ्लैग से, आप 6 भी बोल सकते हो, 9 फ्लैग के बारे में भी आप बात कर सकते हो, लेकिन आप CCNA के बेस पे या फिर CCNP के बेस में अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो उस केस में आप 6 ही फ्लैग बताओ, 9 के बारे में बात मत करो। उसके बाद आपके पास एक विंडो साइज है। विंडो साइज मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ विंडो साइज क्या होता है। जब आपके पास होता है ना कि मल्टीपल सीक्वेंस आप एट ए टाइम जब भेजने की कोशिश करते हो, उस केस में आपका क्या होता है, आप कितने सीक्वेंस एट ए टाइम आप भेज सकते हो मल्टीपल टाइम, मतलब कितने मल्टीपल सीक्वेंस को आप एट ए टाइम भेज सकते हो, वो कहाँ से आपका पता चलता है, आपका विंडो साइज से आपको पता चलता है। जितना आपके पास विंडो साइज है उससे उतना ही तक
आपका टोटल सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस आप भेजने की कोशिश करते हो ना, या फिर जितने सेगमेंट आप एट ए टाइम भेजने की कोशिश करते हो, उनका साइज अगर उसी फिक्स विंडो साइज के अंदर है तो ही आप भेज सकते हो। हेलो हेलो भाई, हाँ डाउट है। हाँ, एक सेकंड मैं इसे लिख लूँ पहले। मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके उसके बाद आपका डाउट सुन लेता हूँ, ठीक है। आप म्यूट कर लो अभी के लिए, मैं बता दूंगा आपको। तो ये विंडो साइज आपका क्या होता है, एक साइज होता है। ये साइज आपका डिवाइस डिफाइन करता है क्या, कि मैं कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस को एट ए टाइम या फिर कितने नंबर ऑफ सेगमेंट को एट ए टाइम एक्सेप्ट कर सकता हूँ एक एक्नॉलेजमेंट भेजने से पहले। मतलब आपका कैसा था, विंडोइंग ऐसा था ना कि ये सेंडर डिवाइस था, ये रिसीवर डिवाइस था। तो हमेशा क्या होता है, आपके रिसीवर डिवाइस का जो विंडो साइज होता है ना, वो कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर आपका रिसीवर जो डिवाइस है ना, उसका विंडो साइज अगर आप मान लो 5000 बाइट का था, तो और आप जब भी डेटा सेंड कर रहे हो ना, तो आप डेटा किसके बेस पर सेंड करते हो, आप MSS के बेस पे सेंड करते हो। और आपका MSS जो था वो 1000 बाइट्स का था, तो आपका हर एक सेगमेंट का साइज भी 1000 बाइट्स का हो गया। आप पहले एक भेज दिए, दूसरे भेज दिए, तीसरे भेज दिए, चौथा भेज दिए, पांचवी भेजने के बाद ये डिवाइस क्या करेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट एक दे देगा कि मेरे को 1 to लेके 5 तक जितने भी सीक्वेंस आपने भेजा वो मेरे को रिसीव हो गया, इसका वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है। तो एक्चुअली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस विंडो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना नंबर ऑफ सेगमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज देने से पहले। ये होता है इसका मतलब। तो विंडो साइज बेसिकली आपका यही होता है। और विंडोइंग आपका ये जो कंसेप्ट है ना, एट ए टाइम मल्टीपल मैसेजेस भेजना, ये कंसेप्ट आपका होता है विंडोइंग। ये विंडोइंग के जरिए आपका क्या होता है, मल्टीपल सेगमेंट को एट ए टाइम आप भेज सकते हो। अगर किसी ने वो वाला क्लास वगैरह अगर मिस कर दिया था तो आप थोड़ा वो वाला देख लेना। और इसमें आपका चेकसम, ठीक है, एक ही फील्ड बचा। चेकसम के बारे में हम नेक्स्ट वाले क्लास में चेकसम के बारे में देख लेंगे।